हेलो बच्चों, दिस वीडियो इज़ फॉर द स्टूडेंट जिन्होंने 12th अभी 2026 में दिया होगा और अब वो ड्रॉप लेके 2027 के लिए अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी ये आपका चांस है, ये आपको समझ में आता होगा कि जेई एडवांस के पर्सपेक्टिव से ये आपका लास्ट चांस है। तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट दिस चांस, और जो भी आप बेस्ट पॉसिबल रैंक का पोटेंशियल है, दैट रैंक यू शुड बी अचीविंग। तो प्रिपरेशन जर्नी में बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं, बहुत सारी यूजुअल गलतियां जो बच्चे करते हैं, जिनके वजह से जो उनका पोटेंशियल रैंक है वो या तो काफ़ी सफ़र हो जाता है या फिर एट ऑल सेलेक्ट ही नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो कि अगर हमें इनिशियली पिट फॉल्स बताएंगे यूजली बच्चे क्या क्या गलती करते हैं, अगर आप वो गलतियाँ अवॉइड करोगे तो आपका बेस्ट पॉसिबल रैंक आएगा और जो भी टाइम बचा है उसको आप फ्रूटफुली यूज़ कर सकते हैं अपने सिलेक्शन के लिए। तो दिस वीडियो इज़ बेसिकली फॉर ड्रॉपर्स जिन्होंने 2026 में 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम दिया होगा और जेई 2027 में दिया होगा। तो इस वीडियो में आई विल टॉक अबाउट 60 डोंट्स जो बच्चों को नहीं करना चाहिए अगर वो अपना बेस्ट पॉसिबल रैंक लाना चाहते हैं। तो सबसे पहला चीज़ इज़ कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट टाइम। अगर ये आपका ड्रॉप ईयर है और स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने प्रिपरेशन 11th-12th में नहीं किया है और पहली बार वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए दिस प्रिपरेशन इज़ गोइंग टू बी ओवरवेलमिंग, क्योंकि जो आपको 11th-12th का सिलेबस है वो पूरा दिसंबर से पहले ख़त्म करना है और एक अच्छे लेवल पे ख़त्म करना है। पूरा हमें सिलेबस समझना भी है, प्लस खूब सारी प्रैक्टिस करनी है ताकि फ्लुएंटली वहाँ पे हम क्वेश्चन कर पाएँ। तो एक एक दिन विल बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका पूरा डेज होगा वो पैक्ड होगा। अगर आप एक अच्छी फाइट देना चाहते हैं, डेली आपको 12 घंटे के आसपास अपने स्टडी आवर्स निकालने पड़ेंगे। तो जब इतना पैक सेशन है तो एवरी डिलेड डे विल पुट ए प्रेशर ऑन योर प्रिपरेशन। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। कुछ बच्चे 12th के एग्ज़ाम के रिजल्ट का वेट करने लग जाएंगे, कुछ ऐसे सोचेंगे कि ये लूँ, ये यहाँ पे प्रिपरेशन करूँ, वहाँ पे प्रिपरेशन करूँ, या फिर कुछ बच्चे बोलेंगे कि मेंस 2 का मैं वेट कर लेता हूँ, जबकि दे नो दे कैन नॉट डू एनीथिंग इन मेंस 2 क्योंकि उन्होंने ढंग से प्रिपरेशन किया ही नहीं है या फिर बिल्कुल ही प्रिपरेशन नहीं किया है। तो ये जो टाइम वेस्टेड है, इवन मतलब 5-10 दिन का, तो लास्ट में बहुत ज़्यादा पिंच करेगा, बिकॉज वहाँ पे जो एस्पिरेंट हैं दे जैसे बोलते हैं ग्रैस्प फॉर एयर, कि किसी तरीके से हमें एक आध दिन का लीवे मिल जाए जहाँ पे हम और अच्छी प्रैक्टिस करके और ज़्यादा रिवीजन करके सॉलिड पंच दे पाएँ। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि ये जो अटेम्प्ट है आपका फाइनल अटेम्प्ट है, तो हमें उसी सीरियसनेस के साथ अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। सेकंड थिंग इज नो एक्सपेरिमेंट। उसका मतलब कि बिकॉज ये लास्ट चांस है तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक पर्टिकुलर पाथ पे जाएं और बाद में हमें समझ में आए कि ये गलत पाथ है और उसको छोड़ के फिर हम अपनी लाइन चेंज करें या फिर ट्रैक चेंज करें, तो उसमें बहुत बड़ी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो गई होगी। तो इसलिए शुरू करने से पहले टेक 1 और 2 डेज टू एनालाइज ऑल द ऑप्शंस एंड योर स्ट्रैटेजी, कि आप क्या चीज़ फॉलो करने वाले हो। एंड इफ़ यू आर कन्विंस्ड तो फिर उसको ब्लाइंडली फॉलो करें अभी से लेके बिल्कुल लास्ट तक। और ईच एंड एवरी डे शुड बी जैसे बोलते हैं इन्हेंसिंग योर स्किल क्यूमुलेटिवली। हर दिन और बेटर होता जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम पहले 1 महीने का काम हमारा बेकार ही हो जाए फिर दोबारा हम रीस्टार्ट करें। यहाँ पे आपको वो सुविधा नहीं मिलेगी, अदरवाइज बहुत ज़्यादा आपका रैंक कॉम्प्रोमाइज़ होगा या सिलेक्शन ही नहीं होगा। इस चीज़ का हम जरूर ध्यान रखें। थर्ड थिंग इज जेई इज नॉट ए समेशन ऑफ PCM। दिस आई शुड अंडरस्टैंड कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की नॉलेज जरूरी है, बट यहाँ पे बिकॉज सिलेबस जो है वो इनॉर्मस है, जो सब्जेक्ट्स के बीच का जो इंटरप्ले है कि किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है, कोई वीक रहता है, प्लस जो टेस्ट पेपर भी है, टेस्ट पेपर में जो 3 घंटे का हमें पेपर मिलता है वो हमें एक 3 घंटे के पेपर की एज ए यूनिट ही करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम फिजिक्स कहीं और पढ़ रहे हैं, मैथ कहीं और पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री कहीं और पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का पेपर हमने 1 घंटे का दे दिया, मैथ्स का अलग 1 घंटे का दे दिया। तो दिस विल नॉट डू, बिकॉज 3 घंटे के पेपर में क्या है कि बहुत तरह की स्ट्रेटजी बनती है कि बच्चा केमिस्ट्री के अंदर 10-20 मिनट बचा के वो मैथमेटिक्स में इन्वेस्ट करता है। तो वो जब भी पॉसिबल है जब जो एक्चुअल पेपर 3 घंटे का आने वाला है उसी चीज़ की हम प्रैक्टिस करें, क्योंकि यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग कि जो बिल्कुल लास्ट वाली रैंक्स होती है ना 8-10-15 हज़ार के आसपास, वहाँ एक एक क्वेश्चन पे हज़ारों रैंक का ड्रॉप होता है। तो इसलिए ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें जो पेपर अटैम्प्ट करना हो गया, अपना जो प्रिपरेशन हो गया, उसमें जो प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस टेस्ट हो गया, रिवीजन हो गया, एक एक कॉम्पोनेंट आपका फाइन ट्यून होना चाहिए और एक कोहेरेंट सिस्टम होना चाहिए। देन ओनली यू विल बी एबल टू एक्सेल और अपने पोटेंशियल के हिसाब से बेस्ट परफॉर्म कर पाओगे। तो उसके लिए देयर शुड बी ए प्रॉपर इकोसिस्टम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब कई जगह पे क्या होता है कि अभी इंस्टीट्यूट 1 आध साल में चालू हुआ है तो वो प्रॉपर सिस्टम नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत सारी तरह की चीज़ें होती हैं, PY की होते हैं, उनके डिफिकल्टी लेवल होता है और बच्चों की प्रिपरेशन के हिसाब से सब बच्चों की प्रिपरेशन जर्नी एक जैसी नहीं होती है। तुम इसको ऐसे मान सकते हो कि 25 चैप्टर हैं एक सब्जेक्ट में और 3 सब्जेक्ट हैं तो 75 चैप्टर हो गए। उसमें फिर बच्चों के पास अवेलेबल टाइम हो गया
कि बाई चांस किसी बच्चे को बोर्ड की भी तैयारी करनी है मार्क इंप्रूवमेंट के लिए, तो उसका जो टाइम अवेलेबिलिटी है वो डिफरेंट होगा। तो टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से हमारे पास क्या क्या टूल्स हैं, पढ़ने के कौन कौन से कोर्सेज हैं जिससे हम अपने प्रिपरेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। या फिर किसी बच्चे ग्रेस्पिंग पावर हो गई, किसी बच्चे का हो सकता है कि 10 चैप्टर में उसके अच्छे हों, तो जो भी उसके पास जैसे 10 चैप्टर अगर उसने अच्छे से पढ़ रखे हैं मान लिया, तो ये उसके पास एक एसेट है। इसी एसेट के ऊपर उसको बिल्ड करना चाहिए ताकि जो टाइम बचा है उसको हम और ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में यूज़ कर पाएँ। तो ये जब भी पॉसिबल है जब हमारे पास एक पूरा इकोसिस्टम हो और जो हमारे पास ईच एंड एवरी प्रॉब्लम आने वाली है उसका सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल हो। तो मेक श्योर कि आप एक ऐसे सिस्टम में पढ़ें जहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन ऑप्टिमाइज्ड। प्रॉपर बैलेंसिंग होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे समझ में आ रहे हैं, बट एक तीसरे सब्जेक्ट में दिक्कत होती है। तो फिर ऐसा नहीं कि अगर हम 12 घंटे पढ़ें तो हम 4 घंटे तीनों में डिवाइड कर दें। वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि फिर एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट जो हमारे अच्छे हैं उनमें से 1-1 घंटा या आधा घंटा बचा के हम जो वीकर सब्जेक्ट है उसके अंदर इन्वेस्ट करें, ताकि हमारे सारे सब्जेक्ट अच्छे हो जाएं एंड हम बेस्ट पॉसिबल रैंक लेके आ पाएँ। तो इसलिए इंडिविजुअली अलग अलग पढ़ना और फिर उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करने में ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं आएगा, ये जरूर ध्यान रखें। फिर प्रिपेयरिंग फॉर अप्रैल अटेम्प्ट, कुछ बच्चे सोचेंगे हम तो आराम से सिलेबस खत्म करेंगे और अप्रैल अटेम्प्ट में जाएंगे, तो बहुत गलत स्ट्रेटजी है। क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट के अंदर बहुत ही कम बच्चे प्रिपेयर कर पाते हैं, तो उसके अंदर बहुत ही कम कंपटीशन होता है इन कंपैरिजन टू अप्रैल। जनवरी में ही हमें फाइट देना चाहिए। अपनी प्रिपरेशन है उसको ऐसे फाइन ट्यून करें कि एक तो बच्चा बोले कि अप्रैल तक मैं मेंस प्लस एडवांस की पूरी तैयारी कर पाऊंगा। अच्छा, अगर किसी भी रीज़न से हमने जो प्लानर बनाया है उसमें जनवरी अटेम्प्ट तक फिट नहीं हो रहा है, तो आई कैन मेक इट समथिंग लाइक कि हम एडवांस का कुछ पोर्शन जो है वो अभी छोड़ देते हैं और मेंस की सॉलिड तैयारी कर लेते हैं, ताकि जो जनवरी में कम कंपटीशन वाला जो एग्जाम होगा वहाँ पे एक बार हमारी परसेंटाइल अच्छी आ जाए, तो उसके बाद हम प्योरली जो टाइम बचता है एडवांस के ऊपर डिवोट कर सकते हैं। अदरवाइज जो बच्चा अप्रैल अटेम्प्ट को ध्यान में रख के तैयारी करेगा उसके लिए अप्रैल और एडवांस के बीच में बहुत कम टाइम बचेगा, तो उसका एडवांस वाला जो प्रिपरेशन है उसमें सॉलिड पंच नहीं लगेगा। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट इज टाइम वेस्टेज ऑन मेकिंग स्ट्रैटेजी सर्चिंग मटेरियल। मतलब अगर हमारे पास कोई फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है तो डेफिनेटली वी शुड जॉइन ए सिस्टम जहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी फिक्स्ड और आपको खुद कुछ डिसीजन नहीं करना है कि कौन सा मटेरियल सॉल्व करूँ, कितने क्वेश्चन करूँ, किस डिफिकल्टी लेवल के करूँ, किस स्पीड पे पढ़ाई करूँ, कौन सा टेस्ट लें। इसमें अगर बच्चा खुद जिसको बहुत कम एक्सपीरियंस होता है, मतलब अगर तुम यूट्यूब पे जाओगे या कहीं पे भी सोशल मीडिया पे जाओगे तो यू विल गेट टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शन कि ये भी कर सकते हैं। कोई बोलेगा ये बुक भी कर सकते हो, कोई बोलेगा कि ये बुक बहुत टफ है, ये बाद में करना, पहले ये बुक कर लो। इस तरह के मतलब एनालिसिस में या रिसर्च में बच्चे का बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि ये सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो भी इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करें उसकी है। दे शुड रिसर्चेज और वो आपको फाइन ट्यून करके आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको चीज़ें बताएं कि ये आपको करना है, ताकि जो आपका टाइम है वो फुल्ली किस चीज़ में डिवोट होना चाहिए कि हम नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लें ताकि हमारा रैंक बेस्ट आए। जैसे हमने बोला कि पिछले जैसे अगर हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी 10-20 साल में कोई चेंज नहीं हुआ है, वो तो एक्जैक्टली सेम ही है, बट एवरी ईयर यू विल गेट सम न्यू क्वेश्चंस। तो वो हमारे थ्योरी वाले पार्ट प्रैक्टिस वाले पार्ट में ऐड होता ही चला जाता है। जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूमनस है। मतलब कोई बंदा ये नहीं बोल सकता कि मेरे को प्रिपरेशन के लिए कितने दिन चाहिए। इट इज़ लाइक कि आपके पास कितने दिन अवेलेबल हैं, उसमें हम बेस्ट प्रिपरेशन क्या फिट कर सकते हैं। अदरवाइज कोई बंदा अगर 8 साल प्रिपरेशन करना चाहे तो वी हैव इनफ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो उसको 8 साल तक बिजी रखेगा। तो दिस वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। प्लस जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि डाउट है, वो मान लिया AI से पूछ रहे हैं या फिर नेट पे जा के सर्च करें, दिस इज नॉट एन ऑप्टिमम तरीका। बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मतलब ऐसे करके हो सकता है कि एक दिन में आप 15 क्वेश्चन कर पाओ, दूसरा बच्चा जिसके पास ये सारी चीज़ें सॉर्टेड हैं, जिसके पास टेक्स्ट सोल्यूशन या वीडियो सोल्यूशन है, उसको इस तरह का टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। और वो 10 क्वेश्चन करने की बजाय 15 क्वेश्चन करे तो एवरी डे ही विल हैव ए एडवांटेज ऑफ 5 to 6 क्वेश्चन। मतलब जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल कि इतने क्वेश्चन की ज़्यादा उसके पास एडवांटेज होगा पर सब्जेक्ट, तो ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर वो बहुत आगे चला जाएगा। इवन इफ यू आर पुटिंग सेम एफर्ट, सेम नंबर ऑफ आवर्स और सेम IQ है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। फिर जैसे हमने बोला कि कुछ बच्चे बुक करने के लिए निकल पड़ते हैं। देखो आप अगर JEE की तैयारी कर रहे हो तो पहली बार कर रहे होगे, मैक्सिमम दूसरी बार कर रहे होगे, ड्रॉपर है तो हो सकता है 11th-12th में की और फिर क्या हो। वर्सेस जो इंस्टीट्यूट में टीचर पढ़ा रहे हैं वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आपको तो 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है। प्लस उनको सालों का अनुभव है तो उन्हें लगभग सारी बुक्स पता हैं, उनके अंदर के क्वेश्चन उन्होंने छान रखे हैं और उसमें से जो अच्छे क्वेश्चन है उसको ग्रेड करके अपने मटेरियल के अंदर डाल रखा है। तो मतलब वाई आई वुड सजेस्ट समबडी कि ये वाली बुक करो।
उसके अंदर मेरे को कोई 10 क्वेश्चन अच्छे दिखाई देते हैं तो आई विल पुट इन माय मटेरियल और हम उसकी प्रैक्टिस कराएंगे। इतने सारे बच्चों के टाइम क्यों वेस्ट करें या मनी क्यों वेस्ट करें वो बुक खरीदवाने के लिए। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि अगर आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है तो उन्हीं का मटेरियल आप फॉलो करो इफ़ इट इज़ ट्रस्टेबल। ये ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल टीचर, मतलब एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है। कहीं कहीं क्या होता है कि किसी प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ने गए तो आपके पास 10 टीचर अवेलेबल हैं। उसमें मैंने पिछले 3-4 सालों में देखा है बहुत सारे बच्चों का करियर खराब हो जाता है क्योंकि वो ही विल स्टार्ट विद वन टीचर, फिर थोड़े दिनों बाद, एक आध महीने बाद उसे समझ आएगा यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ है सोशल मीडिया पे, तो उस टीचर का नाम ज़्यादा, फिर वो दूसरे टीचर पे जंप ऑन करेगा, या फिर इंस्टीट्यूट चेंज करना हो गया, या फिर यूट्यूब चैनल चेंज करना हो गया। अगर कोई बच्चा यूट्यूब चैनल से पढ़ रहा है तो चेंज करने का मतलब क्या है कि आप एक्सपेरिमेंट आपने किया और पहला एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और अब आप दूसरे ट्रैक चेंज कर रहे हो, तो उसमें जो टाइम जाएगा उससे आपकी रैंक पे बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। स्पेशली जो बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है उसके लिए अगर 1 या 2 महीना चला गया तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट सेलेक्टेड एटलीस्ट इन IITs। मतलब कुछ ना कुछ तो उसका जरूर कॉम्प्रोमाइज होगा, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट इज ट्राइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन योरसेल्फ, सेल्फ प्रैक्टिस प्लस एक्सपोजर। मतलब अगर ये हमारा फाइनल चांस है तो देखो एक्चुअल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि जो मान लिया 25 क्वेश्चन आए मैथमेटिक्स के अंदर, तो जो बच्चा अच्छा स्कोर करता है उसको बहुत सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का एक्सपोजर होता है, तो उन 25 में से उसे 8-10 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो उसने पहले से देख रखे होते हैं, सिमिलर कॉन्सेप्ट के होते हैं, तो वहां बैठ के उसको फ्रेश नहीं सोचना पड़ता, इसलिए वो उन क्वेश्चनों को बहुत जल्दी कर लेता है। विज अविज दूसरा बच्चा अगर जिसको एक्सपोजर कम है, भले ही उसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, बट अगर वो फ्रेश सोच रहा है हर क्वेश्चन पे, तो वो पहले वाले बच्चे के कंपैरिजन में 3-4 क्वेश्चन कम कर पाएगा, तो उसकी रैंक काफी पीछे चली जाएगी। तो इसलिए नॉलेज इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड, बट वो 3 घंटे के अंदर उन 75 क्वेश्चन में से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पास अच्छा एक्सपोजर भी होना चाहिए, आपको खूब सारे क्वेश्चन करे हुए होने चाहिए, ताकि पेपर में आपको काफ़ी क्वेश्चन दिखे दिखे से लगेंगे। मेंस के पेपर में तो ऐसा खूब सारा होता है, एडवांस में भले ही ऐसा हो सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो नए ही होते हैं, पहली बार ही देख रहे होते हैं, बट फिर भी कॉन्सेप्ट जो मिलती जुलती अगर हमने कर रखी है तो दैट गिव्स अस ए हेड स्टार्ट। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि मान लिया हमारे पास मटेरियल है और 20-25 क्वेश्चन है तो हम उसी में सारा टाइम लगा दें। देयर शुड बी ए बैलेंस, हमें खुद भी जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए, वरना हमें सॉल्व करने ही मतलब सोचना ही नहीं आएगा, हम तुरंत सोल्यूशन पे कूदेंगे तो। बट अगर मेरे पास मान लिया डेली 3-4 घंटे अवेलेबल है प्रैक्टिस करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मान लिया मैथ में मेरे को 4 घंटे के अंदर प्रैक्टिस करनी है, तो एक तो ये कि हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन खुद सॉल्व करें और उस 4 घंटे में मे बी मान लिया हमने 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, उसमें से हमसे कुछ हुए कुछ नहीं हुए, फिर हमने सोल्यूशन देख दिखा के 70 क्वेश्चन के लिए। दूसरा जो स्टाइल हो सकता है वो ये हो सकता है कि हम उस 4 घंटे के स्लॉट में 2.5 या 3 घंटे तो हम खुद ही सॉल्व करें, 1 घंटा या 1.5 घंटे का जो स्लॉट है उसमें हम सॉल्व एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं। ये ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड के कितने टाइप के क्वेश्चन या कितने डिफरेंट मॉडल्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दूसरे वाला जो चीज़ है उसमें हमारे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन का एक्सपोजर है वो हो सकता है 70 से 100 हो जाए। पहले जब हम खुद ट्राई कर रहे थे तो 70 क्वेश्चन ही कर पाए, बट अगर हमने खुद ट्राई के लिए एक सेक्शन रखा और दूसरा सेक्शन सॉल्व एग्जाम्पल के रखा तो हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस का एक्सपोजर ज़्यादा मिल जाएगा। अच्छा, डेफिनेटली जब हम क्वेश्चन खुद करते हैं तो उसका हमारे ब्रेन में जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा टाइम तक रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये ठीक है। बट वी नीड टू कीप ए बैलेंस। जिस क्वेश्चन का हमने सोल्यूशन पढ़ा होगा वो हम ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम बाद हम एग्जैक्टली भूल जाएं, बट जो कॉन्सेप्ट था वो बैक ऑफ माइंड में रहता है एंड इट कैन हेल्प यू सॉल्विंग अदर क्वेश्चंस ऑल्सो। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि एक सॉल्व एग्जाम्पल का भी एक डोज जरूर लेते हैं ताकि हमें नंबर ऑफ क्वेश्चनों का एक्सपोजर ज़्यादा रहे। फिर नॉट लुकिंग एट द सोल्यूशन, गोइंग फॉर दिस थिंग। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं कि जैसे उसने पेपर दिया या फिर एक्सरसाइज 1 किया, फिर वो डाउट पूछने आ गए, हम बोले कि इसका तो सोल्यूशन हमने दिया था, तो बोलते नहीं सोल्यूशन मैंने इसलिए नहीं पढ़ा कि मैं तो डायरेक्टली टीचर से ही पूछना चाहता हूँ कि वो कुछ नया बता दे। ये बहुत ही गलत मेंटालिटी है। अगर आपने कोई क्वेश्चन मान लिया अटैम्प्ट किया किसी का भी, भले ही वो मॉड्यूल का हो या टेस्ट पेपर को, आपने फुल टाइम लगाया फिर आपसे सॉल्व नहीं हुआ, देन यू आर सपोज टू गो फॉर जो भी उसका टेक्स्ट सोल्यूशन है या वीडियो सोल्यूशन है। टेक्स्ट सोल्यूशन से अगर मान लिया डिफिकल्टी आ रही है आपको समझने में, तो इट विल हेल्प इन बिल्डिंग योर कॉम्प्रीहेंशन, क्योंकि चीज़ों को पढ़ के समझना इज ऑल्सो वन ऑफ द एबिलिटी। तो जो बच्चा ऐसे टेक्स्ट सोल्यूशन छोड़ के ना टीचर्स के पास ही जाता है सीधा, तो डेफिनेटली उसका एक तो टाइम ज़्यादा जाएगा, ये ठीक है,
टाइम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। और दूसरा चीज़ ये कि उसके कॉम्प्रीहेंशन वाला जो पार्ट है ना वो सबसाइड हो गया, मतलब फिर वो स्पून फीडिंग के लिए जा रहा है कि हर चीज़ कोई मेरे को पहले से ही बताते, जबकि जो क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने के लिए दिया गया था अगर तो आप सॉल्व नहीं कर पाए तो एक हिंट ही सफिशिएंट होना चाहिए उसको समझने के लिए कि एग्जैक्टली इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो टेक्स्ट सोल्यूशन या इसको अवॉइड ना करें, ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी सेव करेगा। जब बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा या मेरे को लग रहा है कि बिल्कुल ही गलत है, तभी हम टीचर्स के पास जाएं टू सेव योर टाइम। नेक्स्ट इज सॉल्विंग क्लास इलस्ट्रेशन बाय योरसेल्फ। जैसा मैंने बोला कि हमारा एम एक तो नॉलेज लेना होना चाहिए, एक डिफरेंट ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना होना चाहिए। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो क्लास में इलस्ट्रेशन कराई हुई होती है उन्हीं को खुद ही करने बैठ जाते हैं। तो उससे क्या होगा कि टाइम तो अवेलेबल उतना ही है, तो हो सकता है कि जो क्लास इलस्ट्रेशन किया प्लस जो हमने प्रैक्टिस किया, हमें एक चैप्टर में मान लिया 50 क्वेश्चन ही कर पाए। दूसरा ये हो गया कि हमने क्लास इलस्ट्रेशन खुद नहीं किया, वो तो क्लास में इलस्ट्रेट करने के लिए, कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करने के लिए कराया जा रहा है, तो वो हमने कर लिया। तो हमारे पास जो हम खुद अटेम्प्ट करने का जो टाइम था उसमें हम उन 50 क्वेश्चनों के अलावा हो सकता है 10-15 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर लें। तो उससे क्या होगा कि हमारे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन का एक्सपोजर है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब जो क्लास वाले हैं वो तो समझ में आएगा क्योंकि टीचर ने समझा दिया, प्लस हम 10 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस और कर पाए। तो सेकंड सिचुएशन इज डेफिनेटली बेटर। आपके पास क्वेश्चनों की कभी भी कमी नहीं आएगी, देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो ये ना सोचे कि क्लास इलस्ट्रेशन अगर मैंने खुद नहीं किया तो आई विल लूज समथिंग, ऐसा नहीं है। यू विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रॉब्लम टू सॉल्व। तो इसलिए क्लास इलस्ट्रेशन खुद नहीं करना चाहिए ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चनों का एक्सपोजर बढ़ जाए। आस्किंग डाउट्स टू अर्ली का मतलब क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 1-2 मिनट तक समझ में नहीं आया तो वो तुरंत डाउट पूछने चले जाएंगे या सोल्यूशन देखने चले जाएंगे। तो उसका मतलब क्या है कि आपने बिल्कुल सरफेस लर्निंग की है, आपने डेप्थ में सोचना तो सीखा ही नहीं, और अभी से अगर नहीं सीखोगे तो एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसलिए मेंस का अगर क्वेश्चन है तो 8-10 मिनट तक हम आराम से दे सकते हैं उसको सोचने के लिए। हाँ, जब 10-12 मिनट तक भी वो क्लिक नहीं कर रहा या समथिंग इज मिसिंग, देन वी शुड गो फॉर द सोल्यूशन। फिर हमें दूसरे एक्सट्रीम पे भी नहीं जाना चाहिए कि हम आधा घंटा तक एक ही क्वेश्चन पे बैठ के सोच रहे हैं, क्योंकि दैट विल रिड्यूस आवर नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो एक्सपोजर है। बट तुरंत नहीं कूदना चाहिए, ठीक है। फिर 3 मिनट रूल का मतलब क्या है कि कुछ बच्चों को इस तरह का भ्रमित किया जाता है, मतलब उल्टी सीधी जैसे बोलते हैं गाइडेंस दिया जाता है यूट्यूब पे कि एक्चुअल एग्जाम में आपके पास पर क्वेश्चन 3 मिनट से भी कम का टाइम मिलेगा आपको, तो घर पे भी हमें 3 मिनट के अंदर ही प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए। बिल्कुल ही गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी कोई बिल्डिंग ही नहीं होगी, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ही नहीं होगी। जो आपके पास आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके बाद बहुत सारी तरह की हमें मैनिपुलेशंस भी सीखनी होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मान लिया हम घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक क्वेश्चन में से करने में 8-10 मिनट लग गए, तो वैसा सही क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो भी 8-10 मिनट लगेगा। नहीं, अभी तो वही नॉलेज बेस बिल्ड कर रहे हैं ताकि पेपर के अंदर हम वही या उस टाइप का क्वेश्चन 2-3 मिनट के अंदर कर पाएँ। बट वो नॉलेज बेस बिल्ड करने के लिए मेरे को डेप्थ में सोचना सीखना पड़ेगा। डिफरेंट जो हमारे दिमाग में पैटर्न्स बनते हैं वो बनाने पड़ेंगे। वो जब भी बनेंगे जब हम उसको प्रॉपर टाइम देंगे। तो अभी ऐसा कोई भी रूल नहीं लगाना चाहिए। हाँ, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होगे, तो बीच में जब प्रैक्टिस टेस्ट आएंगे तो वहाँ पे इस बात की अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी कि 3-4 मिनट के अंदर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। प्लस जो पेपर होता है उसमें क्या होता है कि सारे 100% थोड़ा कोई सॉल्व करके चलाता है। बहुत सारे क्वेश्चन जो अटकने वाले होते हैं वो होते ही नहीं, चाहे उसमें आधा घंटा लगा लो, ये ठीक है। कुछ क्वेश्चन तुम्हारे 1.5-2 मिनट में हो जाएंगे। केमिस्ट्री के क्वेश्चन में कुछ टाइम बचा के मैथ्स में इन्वेस्ट होगा। इस तरह के डायनेमिक्स होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि हम एवरेज निकाल के उतना ही टाइम दें। बहुत ही घातक चीज़ है अगर कोई इसको फॉलो करता है तो। फिर सॉल्विंग एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन डेली। इंटरनेट पे यू विल फाइंड मैनी वीडियो जिसमें वो बोलेंगे डेली आपको 100 क्वेश्चन तो करनी चाहिए। बिल्कुल सेंसलेस बात है, बिकॉज जो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल है वो दैट वेरीज अ लॉट। पेपर के अंदर भी इजी, मॉडरेट और टफ जैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चनों को हम ऐसे बांध नहीं सकते कितने क्वेश्चन करने हैं, ये ठीक है, वो आपके हाथ में है ही नहीं। इट इज़ जस्ट लाइक अगर मेरे को ऑन एंड एवरेज एक दिन में 12 घंटे पढ़ते हैं, मान लिया लेक्चर देखने में या लेक्चर अटेंड करने में 5-6 घंटे चले गए, तो 6 घंटे बचा हुआ जो टाइम है वो हमें प्रैक्टिस प्लस रिवीजन पे डिवोट करना है। तो अब मान लिया एक सब्जेक्ट के लिए मेरे पास मान लिया 1.5 घंटा आया, तो अब 1.5 घंटे में जितने क्वेश्चन होंगे उतने ही तो कर सकते हैं हम। मैं जानबूझ के ऐसा थोड़ा है कि 1.5 घंटे के अंदर मान लिया आई कैन अटेम्प्ट ओनली 35 क्वेश्चन, तो ऐसा थोड़ा है कि किसी ने बोल दिया कि 50 क्वेश्चन के, तो मैं जबरदस्ती 50 कैसे अटेम्प्ट कर जाएंगे। और अगर मान लिया हम जल्दी करके 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर भी जाएं तो कि थोड़ा सा सोचा क्वेश्चन नहीं हुआ छोड़ दिया, तो फिर हमारी लर्निंग बनेगी ही नहीं, वो डेवलप ही नहीं होगी, सोचना में आएगा ही नहीं, वो फिर सुपरफिशियली हम चलते चले जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि ऐसे ही बच्चे 1-2 महीने बाद आके कहते हैं कि हमने प्रैक्टिस तो खूब की है बट नया क्वेश्चन हमसे सॉल्व ही नहीं होता, क्योंकि उन्होंने सोचना सीखा ही नहीं। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट इज फर्स्ट सिलेबस देन प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चे खुद प्रैक्टिस करने से डरते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, मैं एक बार पिक्चर की तरह सारा सिलेबस देख लूँ, सारे लेक्चर देख लूँ, खुद कुछ ना करूँ, जब एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा तब लास्ट में बिल्कुल सारा प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही बेवकूफ़ी भरी बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे कोई लर्निंग नहीं होगी।
कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उस चैप्टर में उसके कॉन्सेप्ट बिल्ड उसी टाइम पे हो सकते हैं बेस्ट तरीके से, और उसी टाइम पे अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे बेस्ट, जिसे बोलते हैं ना कि फाउंडेशन अच्छा उसमें बनेगा। मतलब एट द मैक्स ये तो चल सकता है कि हमारा चैप्टर खत्म करने के बाद हम उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस करें, ये तो चल सकता है, बट ये नहीं हो सकता हम पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद फिर प्रैक्टिस करना चालू करें। ये बहुत ही गलत स्ट्रेटजी है, बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आई कैन जस्ट से कि अगर कोई बंदा इसको फॉलो करा उसका सिलेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि जिस बंदे का सिलेक्शन होगा उसका वो ऐसे डरेगा नहीं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से, या फिर वो ऐसे एक्सक्यूज नहीं देगा। नेक्स्ट इज टारगेट स्कोर इन प्रैक्टिस टेस्ट। बहुत सारे बच्चे पेपर में बैठ के, जो अभी प्रैक्टिस टेस्ट होगा ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, वो सोचेंगे कि हर पेपर में मेरे को 200 मार्क्स टच करने हैं या 180 मार्क्स टच करने हैं। तो ऐसा कोई भी टारगेट लेके अगर पेपर अटेम्प्ट करोगे तो उसमें आपका ऑप्टिमम परफॉर्मेंस नहीं आएगा, बिकॉज नोबडी कैन से कि मैं इस पेपर में कितना अटेम्प्ट करूंगा। जितने क्वेश्चन मेरे को आते होंगे, जितने हम वहाँ पे अटेम्प्ट कर पाएंगे, सोच कर पाएंगे, उतने ही तो कर पाएंगे। ये ठीक है, एक टारगेट फिक्स करने से क्या होता है कि हमारे ब्रेन पे अननेसेसरी प्रेशर पड़ता है। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है, जो टफ है, जो मैंने कॉन्सेप्ट हो सकता है पढ़ाई ना हो, या फिर मैनिपुलेशन बहुत ही ज़्यादा डीप हो, वो मेरे से होगा ही नहीं, चाहे हम कितने भी हाथ पैर पटक लें। तो और पेपर के अंदर भी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। मेंस के अंदर अगर मान लिया जनवरी अटेम्प्ट में 10 शिफ्ट हैं, तो 10 शिफ्ट में मार्क्स खूब वेरी करता है। एक शिफ्ट में हो सकता है कि 160 मार्क्स पे उतना ही परसेंटाइल आए जितना दूसरा शिफ्ट में 190 मार्क्स पे आ रहा है। ऐसा होता है एवरी ईयर, ऐसा होता है कि सारी शिफ्ट में 99 परसेंटाइल है, बहुत अलग अलग मार्क्स पे आता है। तो ऐसा करके कोई भी एक पर्टिकुलर मार्क्स दिमाग में लेके चलना इज टोटली रॉन्ग स्ट्रेटजी। इसका कोई फायदा नहीं है। पेपर के हिसाब से मेरे को पता होना चाहिए। जो टफर पेपर है उसमें कम मार्क्स स्कोर करके भी अच्छा परसेंटाइल आ जाएगा, और उसमें हम जबरदस्ती ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करेंगे, या तो हम हड़बड़ी में पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, या फिर बहुत ज़्यादा गलती करेंगे तो जो हमारा परसेंटाइल आने वाला होगा वो भी नहीं आएगा। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। नॉट मेकिंग नोट्स का मतलब क्या है कि अभी जब हम लेक्चर देख रहे हैं तो हमें जरूर नोट्स बनाने चाहिए, फुल नोट्स बनाने चाहिए, और उन्हीं को जब हम बार बार रिवाइज करेंगे तो हमारा प्रिपरेशन सॉलिड रहेगा। अगर आपने बिल्कुल अभी तो जैसे किसी को चलो नहीं मेरे को तो सब समझ में आ गया, अभी तो समझ में आ गया, बट 2 महीने बाद काफ़ी चीज़ें भूल जाओगे, वो सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे याद नहीं रहेंगी, फाइन डिटेल्स याद नहीं रहेंगी। तो इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक्सेप्शन ये हो सकता है कि अगर कोई बच्चा बोले कि मैं लेक्चर देखता हूँ और उस लेक्चर के साथ में नोट्स बनाने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, तो फिर हम ये बोल सकते हैं अगर आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो तो उस लेक्चर का जो PDF है वो आप यूज़ कर सकते हो एज ए नोट्स, बट हमारे पास नोट्स तो होने ही चाहिए। फिर वेस्टिंग टू मच टाइम इन शॉर्ट नोट्स। देखो शॉर्ट नोट्स का जो फ़ायदा वो बिल्कुल लास्ट में जाके उठाना चाहिए। बीच में ड्यूरिंग द प्रिपरेशन में शॉर्ट नोट से प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट मिस हो जाएगा, तो उस चैप्टर में वो पकड़ नहीं रहेगी जो पकड़ हमारी उस चैप्टर में जब थी जब वो चैप्टर पढ़ाया जा रहा था। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाने में, अगर देखिए कोई बच्चा बोले कि मेरे को 15 मिनट लगते हैं एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाने में, देन फाइन, बना के रखो। जब बिल्कुल एग्जाम से 2-4 दिन पहले वो यूज़ होगा, बीच में तो वो फिर भी यूज़ नहीं करेंगे, वो बीच में तो रिवीजन के लिए फिर भी लॉन्ग नोट्स ही यूज़ करेंगे। अदरवाइज कोई बच्चा बोले कि नहीं शॉर्ट नोट्स बनाने में मेरे को 2 घंटे लग जाते हैं एक चैप्टर के, तो उतना टाइम इन्वेस्ट करना इज़ नॉट, जिसे बोलते हैं ना अक्लमंदी। उसके लिए तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे लॉन्ग नोट्स हैं उसमें जो हमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगते हैं कि ये शॉर्ट नोट्स में होनी चाहिए, उनको आप हाईलाइटर से हाईलाइट कर लो, और जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसको शॉर्ट नोट्स की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। देन रिवीजन थ्रू शॉर्ट नोट्स, जैसा मैंने बोला कि एक बार अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना भी लिए तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन हमें उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि हमें पॉइंट्स याद रह जाएंगे, इधर उधर का जो कॉन्टेक्स्ट है वो गायब हो जाएगा, तो उस चैप्टर में वो सॉलिड जो लर्निंग है वो नहीं रहेगा हमारा। अगर हम पूरे लॉन्ग नोट से रिवाइज करेंगे तो हमें सारा कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा, और बहुत जो क्लास में बताए जाते हैं कि ये गलतियां करते हैं, ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, वो जो डेप्थ वाली जो लर्निंग है वो हमारी मिस हो जाएगी अगर हमने शॉर्ट नोट से रिवीजन किया। शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कब करना है, जब हम लॉन्ग नोट से फुल रिवाइज हो जाए, कम से कम 4-5 साइकिल लग जाए, दिसंबर के बाद करना है, ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, तो 16 पॉइंट यही थे। अगर आप अपना प्रिपरेशन बेस्ट करना चाहते हैं तो टीम कंपटीशन ऐसे बच्चों के लिए ले आया है प्रवीण 2। यहाँ पे इस बैच में आपको अगर एडमिशन लेते हो तो इंटायर इकोसिस्टम यू विल गेट, एंड दिस इज आवर 6th साइकिल। तो एवरी साइकिल जो हमने बैच में फाइन ट्यूनिंग है वो और बेटर किया है। ईच एंड एवरीथिंग, मतलब डिफरेंट बच्चों की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती हैं, तो उसके हिसाब से हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि हर बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है या किसकी ग्रास्पिंग लेवल क्या है, उसी के हिसाब से हम यहाँ पे कोर्स में एडजस्टमेंट करते हैं उस बच्चे के लिए। ईच एंड एवरी जो हमने कोर्स बनाया है वो इसी की चीज़ को ध्यान रखते हुए इस बच्चे के इस एस्पेक्ट पे कैसे वर्क किया जाए, उसके लिए हमने कोर्स वगैरह बनाया है।
तो अगर कोई बच्चा इस बैच में एडमिशन लेता है तो A to Z रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, चाहे वो मटेरियल हो, टेस्टिंग हो, रिवीजन हो, ईच एंड एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड। बच्चे को तो बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना होगा। जो मटेरियल है वो जितना रिक्वायरमेंट है उससे भी हमने ज़्यादा दे रखा है, मतलब 99.99% बच्चे वो मटेरियल खत्म नहीं कर सकते, तो इसलिए बाहर के किसी भी बुक टेस्ट सीरीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे तो आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि डेली ये लेक्चर्स आएगा वो देखना है, फिर होमवर्क आपको बताया जाएगा वो देना है, फिर टेस्ट रेगुलर इंटरवल पे टेस्ट होंगे वो टेस्ट देने हैं, और जितने भी फीचर हो सकते हैं, मतलब ऑफलाइन के जितने भी अच्छे फीचर हो सकते हैं वो हमने सारे यहाँ पे इंक्लूड कर रखे हैं। प्लस ऑनलाइन की जो एडवांटेज है वो तो यहाँ पे है ही कि एक एक बच्चे के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है, जबकि यूजली हम किसी ऑफलाइन बैच में बैठे या फिर ऑनलाइन का एक बहुत बड़ा बैच हो जहाँ पे लाइव क्लास चल रही हो, तो वहाँ पे जो मीडियन पे पढ़ाया जाता है सभी बच्चों के हिसाब से, तो उसमें जो बच्चा थोड़ा स्लो लर्नर होता है उसका भी लॉस होता है, जो फास्ट लर्नर होता है उसका भी लॉस होता है। यहाँ पे इस तरह की चीज़ें सब एड्रेस की जा सकती हैं। तो इस बैच के बारे में थोड़ा जानते हैं कि जो स्टार्टिंग डेट है दैट इज 16 मार्च, जो इसकी क्लासेस खत्म हो जाएंगी दैट विल बी 31 दिसंबर। तो एवरी डे वी विल बी पुटिंग 3 क्लासेस, 1.5 घंटे की फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स की वी विल बी शेड्यूलिंग। ये रिकॉर्डेड शेड्यूल्ड लेक्चर होगा ताकि आपका डिसिप्लिन बना रहे। और बैच का जो एक्सेस है वो तो जब एडवांस का पेपर 2027 में हो जाएगा उसके बाद भी 30 जून तक आपके पास जैसे इसने लिखा ना कि बैच का जो एक्सेस है वो एडवांस 2027 के एग्जाम के बाद भी, वो तो मई में ही हो जाएगा, बट 30 जून तक वी विल कीप द एक्सेस। क्योंकि केवल जब लेक्चर खत्म हो गए तो उसके बाद ऐसा नहीं कि हमने फ्री कर दिया, उसके बाद भी बहुत सारे टेस्ट चलते हैं। रिवीजन प्रोग्राम पहले मेंस का चलेगा, फिर एडवांस का चलेगा, और कोई बच्चा अगर मान लिया बिट सेट का टेस्ट सीरीज दे रहा है तो उसका भी टेस्ट हम देते हैं। सारा चीज़ इसी के अंदर इंक्लूडेड है। मतलब वी आर नॉट सेलिंग के जैसे बोलते हैं ना कि थाली में पहले हमने रोटी बोल दिया कि रोटी खरीद लो, फिर हम बोले सब्जी खरीद लो, फिर हम बोले दाल खरीद लो, ऐसा नहीं है। पूरी थाली का ही जो फीस है दैट इज दिस। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स जो आपको प्रिपरेशन के अंदर चाहिए होगा वो आपको यहाँ पे सारा मिलेगा। जो क्लासेस होगी ऑफ कोर्स वो वीकली 5 to 6 डेज होगा। फीस इसकी 29,900 है। जो इस कोर्स के फीचर हैं वो ग्रेडेड मटेरियल आपको मिलेगा जिसकी फिजिकल कॉपी वी विल बी सेंडिंग, ताकि आपका जो स्क्रीन टाइम है वो कम हो जाए। किसी भी और मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे जो मटेरियल है उसका टेक्स्ट और वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। रेगुलर टेस्ट होगा एवरी 3rd वीक पे, मेंस प्लस एडवांस दोनों का। ये जो बैच है वो मेंस प्लस एडवांस दोनों के लिए है, पूरा है, ठीक है। डाउट क्लियरिंग आपको टेलीग्राम के ऊपर 24/7 मिलेगा, तथा डेली जूम लाइव क्लास भी होगा जहाँ पे आप फेस टू फेस टीचर के साथ पूछ सकते हो। जैसे जूम हो गया, 24/7 प्रेप गाइडेंस बाय एक्सपर्ट। जो टीम कंपटीशन की जो लीडिंग टीम है उनको डिकेड्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग में, और उन्होंने टॉप 10 से लेके 100 रैंक, 1000 रैंक, 10,000, 50,000, 1 लाख वाले बच्चों को पढ़ा रखा है। तो दे नो ईच एंड एवरी स्टूडेंट के लिए क्या अच्छा है और क्या उसके लिए वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे यू विल गेट ऑथेंटिक गाइडेंस, क्योंकि हमने हज़ारों बच्चों की जर्नी को ऑलरेडी देखा हुआ है। प्लस यू विल गेट टोटल सपोर्ट, जैसे बोर्ड्स हो गया, अगर कोई इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी मटेरियल वी ट्राई टू प्रोवाइड। बिट सेट हो गया, WBJE के एग्जाम करा दिए, या MSCT हो गया, कोई बच्चा अगर दे रहा है तो रिकॉर्डेड शेड्यूल लेक्चर यू विल गेट। ताकि शेड्यूलिंग का मतलब क्या है कि आपको पता होगा, आपको जो प्लानर है वो एडवांस में मिल जाएगा। एवरी डे यू विल बी नोइंग कि आज से मान लिया 7 अक्टूबर को क्या क्या पढ़ाया जाएगा, किस किस चीज़ का लेक्चर आएगा। प्लस आपको डेली होमवर्क दिया जाएगा ताकि आपका काम केवल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना रहेगा। जितना इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करोगे उतना ही बेटर रैंक आ जाएगा, ठीक है। रिवीजन कोर्सेज मैंने बोल दिया। पर्सनल कस्टमाइजेशन इज द की, कि हर बच्चे की नीड अलग होती है, उसके एक्सपोजर अलग होता है, रिसेप्टिविटी अलग होती है, तो उसके हिसाब से वी विल स्टार्ट विद अ बैच, ये ठीक है। पहले तो आप एक ही बैच में पढ़ोगे, पढ़ने के बाद जब 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद यू विल बी गेटिंग सम इनपुट्स, कि फिर बच्चा सोच सकता है कि मेरे को यहाँ दिक्कत आ रही है, देन वी विल सजेस्ट कि अच्छा अब आपको ये कंपोनेंट और यूज़ करने हैं इस बैच के। तो इसी चीज़ के गाइडेंस के लिए वीकली वी कीप मेंटरशिप सेशन, जहाँ पे बच्चे अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट डिस्कशन कर सकते हैं कि मेरे को ये दिक्कत आ रही है या मैं इसको और बेटर तरीके से कैसे कर सकता हूँ। तो वो टॉप डायरेक्टर्स के साथ आपके वो मेंटरशिप सेशन लगातार चलते रहते हैं। अदरवाइज काफ़ी जगह क्या होता है कि आपने एडमिशन ले लिया और फिर उसके बाद रिजल्ट के बाद ही आपसे पूछा था कि रिजल्ट आया भी या नहीं आया, इस तरह की चीज़ें। यहाँ पे यू विल बी इन कॉन्स्टेंट टच विद, जिसे बोलते हैं कि टॉप फैकल्टी जो भी आपको पढ़ा रहे हैं उनके साथ आपका लगातार मेंटरशिप सेशन चलता रहेगा, ताकि आप भटको नहीं और ऐसा ना हो कि 1 महीने बाद हमें होश आया और तब तक बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका हो, ठीक है। पर्सनल कस्टमाइजेशन एंड इनोवेटिव कोर्स का मतलब ये है कि अगर किसी बच्चे ने मान लिया किसी सब्जेक्ट में बोला कि मैंने 10 चैप्टर तो बहुत अच्छे कर रखे हैं, तो वी विल गिव हिम ए सोल्यूशन, बट उसको फिर भी एक बार वो करना है, तो वी विल गिव हिम सोल्यूशन कि वो चैप्टर वो कर भी ले प्लस उसका टाइम भी वेस्ट ना हो।
या फिर किसी बच्चे को पीएनसी से बहुत डर लगता है, वो बोलता है मैं तो छोड़ के जाऊँगा, मैंने खूब कोशिश कर ली, बोर्ड में भी नहीं समझ में आया, तो वी विल प्रोवाइड हिम द लेक्चर्स कि बेयर मिनिमम तो कर ही लो, ताकि अगर बहुत ईजी क्वेश्चंस आ जाए तो दैट यू शुड बी एबल टू डू। तो इस तरह के जो फाइन ट्यूनिंग है कि एक एक एस्पेक्ट पे काम करना, दैट वी विल बी डूइंग ओवर हियर। तो आप समझ सकते हो कि जब इतने माइन्यूट डिटेल में काम कर रखा है, तो हर बच्चा अगर वो सिंसियर है, डेली 10 से 12 घंटे पढ़ रहा है, तो जो भी उसका पोटेंशियल रैंक है वो उसको डेफिनेटली अचीव करेगा, उससे प्लस ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। नेक्स्ट इज, अगर कोई भी इंक्वायरी है तो आप इस टेट्रा 021 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर 7410900901 906 या 908 पे कॉल कर सकते हैं। इस बैच का में रजिस्टर करने के लिए जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप कॉम्पिटिशन ऐप पे गूगल प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल करके वहाँ पे भी आप बैचेस सर्च कर सकते हैं, प्रवीण 2 2027 वाला। और या फिर अगर वेब पे जाना चाहते हैं तो i.competition.com पे आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। तो आई होप इट विल बी यूजफुल फॉर यू एंड यू विल बी यूटिलाइजिंग जो भी रिमेनिंग टाइम है विद फुल एफिशिएंसी एंड प्रिसीजन, ताकि जो भी आपका पोटेंशियल आप उसको जस्टिफाई कर पाएँ एंड बेस्ट पॉसिबल रैंक ले पाएँ। किसी भी तरह का अगर आपको डाउट है और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी टीम विल ट्राई टू आंसर यू। ऑल द बेस्ट।